देश के लिए दो चीज हानिकारक है, नागपुर का नारंगी और हैदराबाद का बिरयानी। तालिबानी आपकी पार्टी में जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, वो बलात्कारियों की पार्टी वाले नेता कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज तिवारी को सिखाइए कैसे महिलाओं से बात की जाती है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से अब दीवारों पर लिखा रहेगा भारतीय जनता पार्टी देश के लिए हानिकारक है। कि वैसे साहब को मैं वोट कटवा नहीं कहता हूँ, बल्कि उनको मैं बीजेपी ही कहता हूँ। जो कहते हैं ना कि रातों रात झोला उठा के चल देंगे, तो देख लेंगे कैसे चले जाओगे आप झोला उठा के। पूरी जनता को आपने नंगा कर दिया, घर घर कटोरा पहुंचा दिया, और आप बात कर रहे हैं अनाज की। एक अमेरिका के पास नासा है और एक हमारे पास सत्यानाशा है। बात आप नहीं, एक साथ होते तो बांटने का काम तो नेता कर रहे हैं। चूड़ी बेचने वाले का नाम उससे पूछा जाता है। ये बताइए, क्या आपको ये लोकतंत्र के अंदर अच्छा लगता है? देखिए, किसान कुछ नहीं दिखाना चाह रहा है, किसान ये दिखा रहा है कि हम 8 महीने से तंग बेहाल बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सरकार जो है वो हमारी ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। तो किसान की मंशा सिर्फ पूर्ण रूप से ये है कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित करे। किसान का काम राजनीति करना नहीं। किसान तो ये कह रहा है कि हमारे काले कानून जो हैं उनको आप वापस ले लो। हम तो घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें वापस बेचना नहीं चाह रही है। तो किसान का सीधे तौर पर यही कहना है कि मुजफ्फरपुर में जो पंचायत हो रही है, मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हो रही है, किसान सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि वहाँ पर वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि किसान, जो लोग समझ रहे थे ना कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, तो वो दिखाना चाहते हैं उन्हें कि किसान आंदोलन 8 महीने से लगातार चल रहा है और 9वां महीना इसको लग चुका है आंदोलन को, लेकिन देश की सरकारें इनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही हैं। तो बस वो यही दर्शाना चाहता है, और क्या करना चाहता है इसके माध्यम से? बस उससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव है कि ये चुनौती तो नहीं है देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव, तो ये देखिए, किसानों से बात ना करने की तमीज़ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं है। किसानों से क्या, उन्हें विपक्ष के नेताओं से बात करने की तमीज़ नहीं है। किसानों के लिए कहते हैं कि आए जरा उनकी बक्कल उधार देंगे। अरे जो जनता आपको वोट दे रही है, जो किसान आपको वोट दे रहा है, आप उसकी बक्कल उतारेंगे? आप होते कौन है किसान की बक्कल उतारने वाले? देश की जनता आप और आपके नेताओं की बक्कल उतारना जानती है, और वो अपने वोट के माध्यम से। जब देश की जनता आपको वापस विपक्ष में लाके खड़ा कर देगी ना, तब आपको पता चलेगा कि किसने किसकी बक्कल उतारी। और इस चुनाव में जनता जो है वो इन जैसे नेताओं की बक्कल उतारने वाली है, वो वोट के माध्यम से। एक और सवाल है, जिस तरीके से सिसौली में जो कांड हुआ था किसानों और बीजेपी नेताओं के बीच जी, तो उस पे बीजेपी नेता का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हरी टोपी पहने हैं जी, वो तालिबानी हैं। अच्छा, तालिबानियों का कब्जा है। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, जो नेता कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं या तालिबानी हैं, उनसे ज़रा ये पूछिए कि भैया इस देश की जनता, तो कोई जनता में से अगर कोई चला गया ना पाकिस्तान भी घूमने के लिए खाली, तो उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे। मोदी जी वहाँ जाके बिरयानी भी खाएं तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। चाइना पे झूला झूल लें तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी देश की जनता को ये कौन होते हैं बताने वाले कि कौन तालिबानी है, कौन क्या है? अरे हरित क्रांति आप जानते हैं? हरे का मतलब क्या होता है? हरित क्रांति, फसल जो होती है वो हरे कलर की होती है, जानते हैं हरित क्रांति क्या होती है? इन्हें पता भी नहीं होगा। इन्हें ना हरित क्रांति पता, इन्हें ना श्वेत क्रांति पता, ना दुग्ध क्रांति पता, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें सिर्फ एक चीज़ पता है, और वो देश में रक्त रंजिश की राजनीति पता है। जो रक्त और रंजिश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। एक अमेरिका के पास नासा है और एक हमारे पास सत्यानाशा है। ये सत्यानाशी लोग ऐसे हैं कि लाखों करोड़ों खरबों रुपए की संपत्ति बेचने के बाद, अब तो हिंदू खतरे से बाहर आ गया होगा, अब तो खरबों रुपए की संपत्ति बेच दी, या अभी भी हिंदू खतरे में है? ये बता दीजिए आप। इन्हों के पास में और कोई एजेंडा नहीं है वोट मांगने के लिए। वोट मांगने का फिक्स एजेंडा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। आप हरे की जगह पे कोई और टोपी अगर किसान लगाएगा तो उसको खालिस्तानी आतंकवादी बता देंगे, पाकिस्तानी बता देंगे। अरे आपको किसान कहाँ से आपको दिख रहा है तालिबानी है? ये बताइए। अभी हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने हरे कलर की पगड़ी लगा रखी, टोपी लगा रखी, देखिए हरे कलर का गमछा भी इन्होंने लगा रखा है। आप इनको तालिबानी बताएंगे? हैं? ये देश का किसान है जो मेहनत मजदूरी करके लोगों का पेट भर रहा है, आप इन्हें तालिबानी बता रहे हैं? तालिबानी तो आपकी पार्टी के नेता हैं जिन्हें किसानों से बात करने की तमीज़ नहीं है। तालिबानी आपकी पार्टी में जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, वो बलात्कारियों की पार्टी वाले नेता कुलदीप सिंह सेंगर, मनोज तिवारी को सिखाइए कैसे महिलाओं से बात की जाती है। कभी आप किसानों को मवाली बताते हैं? अरे मवाली आपकी पार्टी में, अपनी पार्टी के मवालियों को देखिए, उसके बाद आप बताइए कौन समर्थक है। और आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं लोगों को कि अगर कोई हरा कपड़ा पहनेगा तो वो तालिबानी समर्थक है, कोई भगवा डालेगा तो भाजपा समर्थक है। आपने सब कलरों पे कॉपीराइट कर दिया है। तिरंगे के तीनों रंग समान हैं। के अलावा मारपीट भी तो कर रहे हैं जी। मारपीट भी तो कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए,
हरा कलर तो तिरंगे में भी होता है। नहीं तो मारपीट भी नहीं, हरा कलर तो तिरंगे में भी होता है, उसको क्या कहेंगे आप? गाड़ी भी तोड़ी है। किसने तोड़ी है? किसने? किसानों ने। एक बात आप मुझे बताइए, आपको किसानों की तोड़ा ताड़ी दिख जाती है जब आपके मुंह से एक बार भी आवाज नहीं निकली? जब किसान आर्टिकल 19 जानते होंगे, आप पत्रकार हैं तो आप जानते होंगे आर्टिकल 19 क्या होता है। आर्टिकल 19 इजाजत देता है लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने की। तो जब आर्टिकल 19 के तहत देश का किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली के अंदर घुसना चाहता है, दिल्ली के अंदर आना चाहता है, तो उसके ऊपर से वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तो क्या किसान ने इनके ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ा? क्या आंसू गैस के गोले दागे इनके नेताओं के ऊपर? बताइए। तब आपने नहीं पूछा कि किसानों के साथ क्या बदतमीजी हुई, क्या दुर्व्यवहार हुआ। और आप कहते हैं कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है। योगी जी को पिछले 4.5 साल से याद नहीं आया किसानों की कि हमारे देश में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए इन 8 महीने के दौरान। योगी जी कहाँ सो रहे थे? अब तक नहीं बोला उन्होंने इस बात को लेकर। कौन सा विकास? उनका विकास है, दिल्ली तक पोस्टरों में दिख रहा है। आप कह रहे क्या? एक बात आप मुझे बताइए, पोस्टर से कैसे विकास हो सकता है? बताइए। अरे उधर आपस में मत बात करिए, इधर बताइए। इधर पोस्टर से कैसे विकास हो सकता है ये बताइए। उन्होंने 4 लाख नौकरियां दी हैं युवाओं को। एक बात आप मुझे बताइए, खाली हाथ में माइक लेने से पत्रकार बन जाते हैं? उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है? तो आप खुद सरकार से ये सवाल करिए कि जब 2 साल से सब कुछ बंद है तो रोजगार क्या मंगल पे दे के आए हो आप? हैं? बताइए ना, रोजगार दिया किस जगह पे है? कौन से सेक्टर में रोजगार दिया गया है? किन किन लोगों को रोजगार मिला है ये बताइए। जैसे मोदी जी के साथ पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिलता, मोदी जी के हाथ से चाय पिए हुआ बंदा नहीं मिलता, उसी तरीके से यूपी सरकार के द्वारा जिसको रोजगार दिया गया है वो बंदा ही नहीं मिलता। बच्चे युवा रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स जिनको अभी आपने देखा ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। और आप कह रहे हैं 4 लाख रोजगार मिला है। कहाँ मिला है 4 लाख रोजगार? प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार कहा 2 करोड़ रोजगार। 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, वो बड़े बड़े पोस्टर लगा के दिखा रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, 5 किलो अनाज मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? क्या आपका पूरे महीने 5 किलो अनाज में घर चल जाएगा? एक बात बताइए, चल जाएगा? चल जाएगा आपका घर? अरे आप ये पोस्टर लगा के छोड़िए, मैं तो कहता हूँ 5 किलो अनाज। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 5 किलो अनाज में पूरे महीने खा लेंगे? वो तो 5,000 रुपए किलो वाली मशरूम खाते हैं। जिसको 1 किलो अनाज की औकात नहीं है, समझ रहे हैं? तो 5 किलो मिल अरे तो अच्छा है जिस ना? सरकार 1 किलो अनाज की औकात नहीं, किसकी औकात नहीं है? बहुत लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनको खाने। अरे गरीब लोग हैं। इस देश के अंदर नेताओं की, मंत्रियों की औकात नहीं है। नेताओं और मंत्रियों की औकात नहीं वीवीआईपी सिक्योरिटी लेने की, समझ रहे हैं? जो वीवीआईपी सिक्योरिटी ले रहे हैं ना, नहीं, जो वीवीआईपी सिक्योरिटी ले रहे हैं, जो पेंशन भत्ता ले रहे हैं, उन नेताओं की औकात नहीं है पेंशन भत्ता लेने की। आपको पता है पेंशन भत्ता कहाँ से मिलता है? जब एक ये मोबाइल फ़ोन भी खरीदने जाते हैं ना तो उस पर नीचे लिखा होता है इंक्लूडेड प्लस टैक्स। हम इसका टैक्स पे करते हैं, एक छोटी सी चीज़ भी लेते हैं तब भी हम उसका टैक्स पे करते हैं। और हमारे टैक्स के पैसे से इन नेताओं को वेतन भत्ता मिलता है। और जिन वेतन भत्तों से ये अपने बच्चों को विदेशों में भी पढ़ाते हैं और ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियाँ भी लेके निकलते हैं। पत्रकारों के घर पे इनकम टैक्स की रेड नहीं होती। ये एक पत्रकार, क्या आपत्ति है? क्यों आपको आपत्ति नहीं होगी? हमें आपत्ति है। पता है आपको कितना वेतन भत्ता होता है एक नेता का? बताइए। एक एमएलए की तनख्वाह कितनी होती है? तो देश के लिए एक मिनट चुप रहिए। कितनी तनख्वाह होती है एक एमएलए की? बताइए। शांत, खत्म, फिनिश। सरकार के प्रवक्ता बनना छोड़िए और जो टॉपिक से ना उन पे बात करिए। एक बात आप मुझे बताइए कि एक पत्रकार की सैलरी आपको पता है कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाने वाला पत्रकार देखते ही देखते एक एंकर जो ऑडी, मर्सिडीज पे चढ़ जाता है। कैसे चढ़ जाता है? आपने सवाल किया है कभी? है तमाम मामलों पे क्यों विरोध करते रहे? क्यों ना करें विरोध? क्यों ना करें विरोध? ये पैसा सुनिए, ये पैसा हिंदुस्तान की जनता का पैसा है और इस देश के नेताओं को एक एक सिक्के का हिसाब देना पड़ेगा। ये पैसा कोई नरेंद्र मोदी जी की चाय बेच के नहीं आया, समझ रहे हैं? ये पैसा हिंदुस्तान की जनता का है और इस पैसे का हिसाब कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सबको हिसाब देना पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि रातों रात झोला उठा के चल देंगे, तो देख लेंगे कैसे चले जाओगे आप झोला उठा के। पूरी जनता को आपने नंगा कर दिया, घर घर कटोरा पहुंचा दिया और आप बात कर रहे हैं अनाज की। कुछ लोग ये कह रहे हैं, सुनिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में जाना भी ना चाहे तो तब भी आप रोक के रखेंगे उन्हें? किन्हें? वो जा थोड़ी रहे हैं। जाएंगे कहाँ?
अरे जाएंगे कहाँ? हिंदुस्तान की जो संपत्ति बेची हैं, ये जो रेलवे से लेकर तमाम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये जो घाटे में गई हैं, इनका बिना हिसाब किताब दिए चले जाएंगे। क्यों जाए? क्यों दिक्कत है? ये तो बिग सेल चल रहा है। अरे बिग सेल चल रहा है। अरे सुनिए, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों ने आपको भी कुछ खरीद के दे दिया है क्या? ये तो बेचते ही हैं। प्रॉपर्टी डीलर कैसे? क्या आपका जिनको समझाता लीडर वो निकले प्रॉपर्टी डीलर। आप अब सुन लीजिए कैसे हैं डीलर। एक बात बताइए, सस्ते दामों पे इनके पास से विधायक खरीदने बेचने का इनका काम है, ठीक है। पेट्रोल पंप इनों का बेचने का काम है, ठीक है। किसानों को नीलाम ये करवा रहे हैं। रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL, तमाम सरकारी कंपनियों को ये प्राइवेट करने में लगे हुए हैं। तो इनका काम ही है बेचने का। इन्होंने, आप ये बता दीजिए, आप इतने सारे लोग हैं, 5 कंपनी के नाम बता दीजिए जो नई बनी हो, बताइए। एक अमेरिका पे नासा है, और सीधी सी बात है हमारे पास है सत्यानाशा, जो सत्यानाश कर ही रहा है पूरे देश का। आप देख ही रहे हैं। आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। ऐसी कैसी डेमोक्रेसी जिस डेमोक्रेसी के अंदर अगर सरकार के अगेंस्ट सवाल उठाए जाएं, सरकार से सवाल, प्रश्न और क्वेश्चन किए जाएं, तो कभी हमें पाकिस्तानी बताया जाता है, कभी आतंकवादी बताया जाता है, कभी मुस्लिम बताया जाता है। हमें अपना सर्टिफिकेट, हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट का पहले सरकार को दिखाना पड़ेगा, या अगर जो भाजपा को नहीं मानता वो देशभक्त नहीं है। आप एक बार लड़के देखिए सरहद पे। मोदी जी जिस दिन सरहद पे लड़ने की बात करेंगे ना, पाकिस्तान से, अमेरिका से, चाइना से, उस दिन इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ पाएंगे सरहद के ऊपर खड़ा हुआ। क्या अभी एक साथ नहीं है? अभी एक साथ नहीं है, उसके लिए युद्ध होना जरूरी है। एक बात आप नहीं, एक साथ होते तो बांटने का काम तो नेता कर रहे हैं। चूड़ी बेचने वाले का नाम उससे पूछा जाता है। ये बताइए, क्या आपको ये लोकतंत्र के अंदर अच्छा लगता है? एक बात आप मुझे बताइए, नाम बदलने को आप किस प्रकार से विकास समझ लेते हैं? आपसे मैं कहता हूँ नाम बदलना, चलिए आपको नाम बदलना अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं आप, नाम बदलना चाहते हैं, हम मना नहीं कर रहे। नई संपत्ति बनाइए, इससे देश की सरकारी संपत्तियों में इजाफा होगा। नया अस्पताल बनाइए, उसका नाम चाहे आप रामगढ़ रखिए, अलीगढ़ रखिए। नाम बदलने कौन सी पब्लिक खुश है? आप बताइए कौन सी पब्लिक? अभी तो कर रहे हैं। ये इतने सारे लोग खड़े हैं, पब्लिक में नहीं आते। भक्त लोग हैं वो कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप एक बात, भक्त के अलावा कभी जनता की ओर ध्यान दे लिया करिए, हैं? जनता को सुनता कौन है? क्या? कौन सुनता जनता को? जो जनता वोट नहीं देती, जनता के खाली भक्त वोट देते हैं। आपकी सुन रही है। आप भी भक्त हैं, प्रधानमंत्री सुन आप रहे भी हैं। भक्त हैं। प्रधानमंत्री आपकी बात सुन रहे हैं। अरे हमारी बात तो वोट के माध्यम से सुनेंगे, आपकी बात सुन रहे हैं वो। जनता की बात कर रहे हैं। कौन सी जनता की बात कर रहे हैं? ये जनता नहीं आती। 8 महीने से सड़कों पे बैठी हुई है, हाँ। इनको सरकार नहीं पूछ रही है जनता की बात। अरे तो पूछेगी ना अपने वोट के माध्यम से। अब क्या चाहते हैं आप? ये किसान दंगे फसाद करे? ये सुनिए, ये अपनी सरकारी संपत्तियों को कभी हानि और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही जनता, जो विरोध है सरकार जी। के लिए, वो किसान आंदोलन के लिए है या एक वैचारिक विरोध है? वैचारिक विरोध कैसे हो सकता है? जरा आप ये बताइए। नरेंद्र मोदी मेरे घर की पैतृक संपत्ति लेके गए हैं, ये बताइए। आप बताइए, आप एक मिनट, आप वीडियो बना रहे हैं, आपका नरेंद्र मोदी जी से वैचारिक विरोध है या उनसे कोई पर्सनल विरोध है? क्या है आपका? या आप सिर्फ किसान को समर्थन देने आ रहे हैं? आपने जवाब दे दिया जी। मैं एक सवाल करूं। हाँ जी, अगर आपका पूछिए। वैचारिक विरोध नहीं है जी। इन केस गवर्नमेंट ये तीनों बिल वापस ले लेती है जी, तो आपका सपोर्ट है किसको? केंद्र सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को? बिल्कुल है। किसान भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो फिर आप RSS का विरोध क्यों करते हैं? किसका विरोध करते हैं? और अभी मैंने एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए। आपने RSS का नाम लिया, RSS कोई पॉलिटिकल पार्टी है? RSS पॉलिटिकल पार्टी है? उनकी विंग तो अरे आप सामने आके क्वेश्चन करिए ना, पहले सामने आके क्वेश्चन करिए, सबको पता चलना चाहिए। फिर नाम क्यों लेते हैं? किसका? जब आप बोलते हैं तो RSS का नाम क्यों लेते हैं? अगर आप हमको जब उनकी अरे सुनिए, जब हम उनकी पार्टी, जब उनके संस्था के लोग बयान देते हैं तो बोलते हैं। जब हिंदू मुस्लिम के बयान आते हैं तो उस पर बोला जाता है, जवाब दिया जाता है, चाहे वो कोई भी संस्था हो। बताइए ना। मतलब अगर गवर्नमेंट बिल वापस ले लेती है तो आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे? हाँ, इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, लेकिन एजुकेशन, किसान बिल को लेकर के अच्छी बात है, सरकार ने बिल वापसी लिया। 8 महीने से ज़्यादा हमारे किसान बैठे थे। देश में जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है वो मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो फिर आप सपोर्ट क्यों करेंगे? किसके लिए? मैंने बोला इस बिल के लिए, इस बिल के लिए कहा है मैंने। आप पूरी बात सुनिए। मैंने कहा इस बिल के लिए मैं कहूँगा कि अच्छी बात है सरकार ने बिल वापसी लिया। देखिए, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, सैकड़ों पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में तमाम पार्टियां लड़ेगी चुनाव। ओवैसी साहब का भी MIM पार्टी है, लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश की आवाम को तय करना है, उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि जय श्री राम बोलने वालों को वोट देना है या नारे तकबीर बोलने वालों को वोट देना है या हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा देना
देने वालों को वोट करना है। अब उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि योगी को वोट देना चाहती है या ओवैसी को वोट देना चाहती है या तमाम उस पार्टियों को देना चाहती है जो उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा को नारा देकर पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। और इस बार समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। इस बार ढोंगी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है। अब देख लीजिए ना, डेमो तो शुरू हो गया। मुजफ्फरनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक जाता है, वहाँ पर मुजफ्फरनगर की जनता गोबर से स्वागत करती है, काला स्याही से स्वागत करती है, चप्पल जूता से स्वागत करती है। अगर बीजेपी के लोग विकास किए रहते, योगी जी विकास किए रहते, तो उनको फूल माला से स्वागत किया जाता, गोबर से नहीं किया जाता, जूते चप्पल से स्वागत नहीं किया जाता। पार का नारा कैसे दे रहे हैं? देखिए, बंगाल में भी ये लोग कहते थे अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारा इन भाजपाइयों को कि दहाई के आंकड़ा भी पार नहीं कर गए, सैकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं, 5 राज्य में चुनाव होने जा रहा है। 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होगा, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठी झूठी सपना दिखाती है, लंबी लंबी सपना दिखाने का काम करती है, लेकिन जमीन पर, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं दिखता। असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि वोट कटुआ है, बहुत सारी बात कहा जाता है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब को मैं वोट कटवा नहीं कहता हूँ, बल्कि उनको मैं बीजेपी ही कहता हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा देकर इस देश के हिंदू भाइयों को ठगने का काम करती है, उसी तरीके से ओवैसी साहब नारे तकबीर का नारा देकर इस देश को, मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं। इसलिए मैं, ठीक है, आपका मेरा मैं हो सकता है आप उनको अच्छे मानते होंगे, हमारे नज़र में ओवैसी साहब का अच्छे लीडर का पहचान नहीं है। हमारे नज़र में वैसे व्यक्ति अच्छा है जो देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ रखने की बात करता है। देखिए, अगर उस तरह से देखिएगा तो नरेंद्र मोदी भी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन नीचे वाले उनके चमचे जो उनके समर्थक है वो हिंदू मुस्लिम करने का बात करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का योगी जी भी हैं, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को जो आदमी संगठन गाली दे रहा है, जो संगठन मारने का काम कर रहा है, उसको थाना से बेल देने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से वारिस पठान को रख दिए हैं किसी दूसरे हिंदू भाइयों को गाली देने के लिए, वकारी न्यूज़ महाराष्ट्र वाले प्रवक्ता को रख दिए मुसलमान को गाली देने के लिए। बड़े नेता नहीं बोलते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, उसके नीचे वाले लोग फैलाने का काम करते हैं। मुस्लिम हितैषी पार्टी है, आप ऐसी बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, इस देश में मुस्लिम हितैषी और दलित हितैषी, हिंदू हितैषी से देश नहीं चलेगा। वैसी पार्टी होनी चाहिए जो देश के हितैषी के बारे में हो। इससे पहले राजीव गांधी जी भी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थी, तमाम तरह के लोग थे जो देश के विकास की बात करते थे। ठीक है, ओवैसी साहब सांसद भी हैं हैदराबाद से, हैदराबाद की जनता ने उनको सांसद भी बनाया है, उन चीज़ों को लेकर बहस नहीं है। और उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियाँ चुनाव लड़ेगी, राजभर जी लड़ेंगे, क्या बोलते हैं, साहनी जी लड़ेंगे, ओवैसी साहब लड़ेंगे, मायावती लड़ेंगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, उसमें वो भी लड़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है ना कि हमको किसको वोट देना है, हमको देना है या उनको वोट देना है, हमको तय नहीं करना है। लेकिन मैं कहता हूँ इस देश के लिए 2 चीज़ हानिकारक है, नागपुर का नारंगी और हैदराबाद का बिरयानी, दोनों ही इस देश के लिए खतरनाक है। मेरे समझ से, मैं एक अदना छोटा मेरे समझ होगा, हो सकता है मेरे समझ से मैं ओवैसी साहब को अच्छा लीडर नहीं मानता हूँ। क्या लग रहा है, वो जेपी नड्डा की भी एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश में? अरे जेपी नड्डा, गड्ढा, ये सब बंगाल की जनता जिस तरीके से इनको भगाने का काम किया था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी इन भाजपाइयों को भगाया जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से शराब के दुकान पर लिखा रहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरीके से अब दीवारों पर लिखा रहेगा भारतीय जनता पार्टी देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि 7 वर्ष में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश के आम नागरिकों को फायदा हुआ। आप देखिए ना,
आप देखिए ना, प्रदेश बना दिया, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, ये नारा था ना 2017 में कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। उत्तम प्रदेश तो बना ही दिया। क्या उत्तम प्रदेश बन गया? दिन दहाड़े लड़कियों का, बहनों का बलात्कार हो रहा है, दिन दहाड़े किसी समुदाय को मारा जा रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बलात्कार रात में गांजा, और ये सब देखना है तो पत्रकार महोदय उत्तर प्रदेश में आ जा। उत्तर प्रदेश के अंदर यही हो रहा है, आप तो ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं, हर चीज़ आपको नॉलेज होगा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जाइए ना, बनारस में जाए, टोक्यो में, क्यूटो में, ये लोग कहते थे कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और एक बारिश हुआ बरसात में तो बनारस का नक्शा बिगड़ गया, कहाँ चल गया, इलाहाबाद का नक्शा बदल गया, कहाँ चल गया। योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं गोरखपुर के मुसलमानों को अगर तकलीफ होती है तो योगी आदित्यनाथ के पास आते हैं, आप बोल रहे हैं इस तरीके की बात? नहीं, आप बताइए, आदित्यनाथ योगी जी को तो दिख गया कितना बड़ा सेकुलर है, कितना बड़ा ढोंगी है, कि जब कानपुर में एक गरीब रिक्शा वालों को मारते हैं बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी ABVP के लोग, तब उसको थाने से बेल दे दिया जाता है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को गाली देने वाले को जेल में गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि एक डॉक्टर कफील खान को UAPA लगाकर, NSA लगाकर 7.5 महीना रखते हैं एक डॉक्टर को। लेकिन जो गाली देता है, मारपीट करता है, दंगा फसाद करता है, देश की संविधान तोड़ता है, देश की एकता तोड़ता है, देश की अखंडता एकता को तोड़ता है, आप उस पर NSA UAPA नहीं लगाते हैं क्या? केवल मुसलमानों पर लगाएंगे? मुसलमानों पर लगाएंगे। जो आदमी गोरखपुर में जान बचाता है आप उसको केस कर देते हैं, लेकिन जो कानपुर और तमाम जगहों पे हिंदू मुस्लिम करता है, दंगा फसाद करता है, चोरी करता है, उस पर नहीं लगाते हैं। क्यों? इसीलिए कौन मुसलमान था, आप हिंदू नाम है। आप देखिए, देश की जनता अब समझ चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इन भाजपाइयों को वोट के माध्यम से सरकार सत्ता में आई थी, वोट के माध्यम से ये सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। अब कहीं की बात कीजिए ना, गोरखपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, अयोध्या, अवधि, कहीं चले जाइए, विकास हुआ ही नहीं है। बस जो पिछली सरकार थी, जो कुछ काम किया था, बस उसका ही फीता काट के योगी जी बैनर लगा दिए हैं। ये देखिए ना, बैनर यूपी में बैनर नहीं लगा है, दिल्ली में बैनर लगा है, उत्तराखंड में बैनर लगा है, मुंबई में बैनर लगा है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में बैनर लगाओ तब तो उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लग चुका है बैनर, उत्तर प्रदेश नंबर 1, योगी जी मुख्यमंत्री नंबर 1। वही तो कह रहे हैं सर कि आज ये सरकार जो है, इसका विकास देखना है तो कागज पर चले आइए, इसका विकास देखना है तो आप बैनर में चले जाइए। योगी जी और मोदी जी का विकास धरातल पे आपको नहीं दिखेगा, कागज पे दिखेगा। अभी कहिएगा, बनारस को कहेगा स्मार्ट सिटी बना दिए, हजारों सैकड़ों हम स्मार्ट सिटी बना दिए, लेकिन एक बारिश होता है तो स्मार्ट सिटी नदी में बदल जाता है, नाला में बदल जाता है। अब धरातल पर नहीं दिख रहा, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जा रहा है, अब कितना दिखाई दे विकास आपको? अरे अगर नाम बदलने से विकास होता महाराज, तो मुगल सराय लंदन बन गया रहता, प्रयागराज अमेरिका बन गया रहता। क्योंकि पिछले ही साल 2 साल हो गए मुगल सराय का नाम बदले हुए, प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदले हुए, कहाँ कुछ हुआ। अलीगढ़ का नाम, अलीगढ़ दुनिया में 2 चीज़ों के लिए फेमस था, बहुत ही प्रसिद्ध, ताला और तालीम। देश ही नहीं, पूरे दुनिया से बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते थे, ताला जाता था। लेकिन योगी जी ने अलीगढ़ की गरिमा को तो ख़त्म कर दिया, अलीगढ़ की जो पहचान थी उसको ख़त्म करने का काम किया। अगर नाम धरने से विकास होता तो योगी जी एक काम कीजिए, उत्तर प्रदेश का नाम लंदन रख लीजिए भाई, विकास हो जाएगा। और आप भी अपना नाम सावरकर रख लीजिए, आप भी वीर बन जाइएगा। आप भी गोडसे रख लीजिए, आप भी योगी जी अच्छे नेता हो जाइएगा। एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब वक्त आ गया है, तालिबान सोच वाले हरे पगड़ियों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, कैसे देखते हैं? नहीं, तालिबान सोच वाले कौन कहते, किसको कहते हैं आप? नहीं, तालिबान तो वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा देकर मुसलमानों को मारने का काम कर रहा है।
जय श्री राम का नारा देकर एक चूड़ी बेचने वाले को मारने का काम कर रहा है, उसको दुकान तोड़ने का काम कर रहा है, उसका मोबाइल तोड़ने का काम कर रहा है। जय श्री राम का नारा देकर एक बैटरी रिक्शा वाले को मारने का काम कर रहा है। एक जय श्री राम के नारा देकर जंतर मंतर पर देश की राजधानी पर मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहा है। इससे भी बड़ा कोई तालिबान हमारे देश में नहीं हो सकता है। योगी जी अगर वास्तविक में कार्रवाई करना चाहते हैं तो उस पर NSA पे लगाइए कि जो इस देश को तोड़ना चाहता है, जो इस देश के एकता अखंडता को तोड़ना चाहता है। अब किस पे NSA लगाते हैं? डॉक्टर पे लगाते हैं, शिक्षक पे लगाते हैं, एक्टिविस्ट पे लगाते हैं, अच्छे नेता पे लगाते हैं। वैसे दंगाइयों पर तो नहीं लगाते हैं जो देश तोड़ने की बात करता है, हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने की बात करता है। आप लगाएंगे कपिल खान पर, लगाएंगे जौहर यूनिवर्सिटी के संचालक आजम खान पर, आप लगाएंगे जो केरल से पत्रकार आता है उस पर लगाएंगे, आप लगाएंगे दलित पर चंद्रशेखर रावण पे। अरे भाई लगाना है तो उन दंगाइयों पर लगाइए ना भाई। खुद जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपराधी हो उससे अपराध मुक्त क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई हम।